नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता मीणा आज आपको कक्षा 10 मनोविज्ञान का बाल्यकाल का अध्याय का भाग 2 आज विस्तार से पढ़ाऊंगी। बाल्यकाल भाग 2 का विस्तार से पढ़ने से पूर्व हम बाल्यकाल के भाग 1 में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, जिससे कि हमें जीन पियाजे का बाल्यावस्था का सिद्धांत आसानी से समझ में आ सके। बाल्यकाल क्या है? जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यकाल है। बाल्यकाल का नाम सुनते ही हमारे मन में एक छोटे से बच्चे की छवि चित्रित हो जाती है। इसी बाल्यकाल को 4 उपावस्थाओं में बांटा गया है: शैशव काल, प्रारंभिक बाल्यकाल, माध्यमिक बाल्यकाल और किशोरावस्था। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को 2 भागों में बांटा गया है। यह भी हमने पढ़ा। कौन कौन से भागों में? साधारण गतिक विकास और निपुण गतिक विकास। साधारण गतिक विकास में हमने पढ़ा कि बच्चा सर से पांव तक संपूर्ण गतिविधियां करता है। किसमें? साधारण गतिक विकास में। इसमें बालक बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, जबकि निपुण गतिक विकास में बच्चा छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, जैसे हाथ पैर की उंगलियां चलाना आदि। हमने प्रारंभिक बाल्यकाल पढ़ा, माध्यमिक बाल्यकाल पढ़ा। आज हम इसी कड़ी में जीन पियाजे का बाल्यकाल पढ़ेंगे। जीन पियाजे ने बाल्यकाल को 4 उपावस्थाओं में बांटा। अब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। जीन पियाजे की उपावस्थाओं को बारे में जानने से पहले हम सक्रियात्मक अवस्था पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक के साथ साथ उनके सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने का तरीका है। अर्थात बच्चे की सूचनाएं एकत्रित करना और उसने उस वस्तु को कैसे सीखा, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास। अब इसमें बच्चे का भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। संज्ञानात्मक विकास में बच्चे का स्मरण शक्ति, तर्क, भाषा, कौशल सभी अवस्थाएं आ जाती है। इससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। देखो बच्चों, हमने संज्ञानात्मक विकास देखा। जीन पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्था है जो लगातार चलती रहती है। इसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बाल्यकाल को 4 भागों में बांटा। पहला है संवेदी गतिक अवस्था। पहला कौन सा है बच्चों? संवेदी गतिक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था का काल चक्र होता है। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से 2 से 7 वर्ष की आयु का काल चक्र पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तीसरा है प्रत्यक्ष प्रक्रियात्मक अवस्था, जो कि जन्म से 7 से और 11 वर्ष की अवस्था कहलाती है। चौथी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो 11+ अर्थात 11 वर्ष की आयु के पश्चात चालू हो जाती है। देखो बच्चों, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की हमने अवस्थाएं पढ़ी। कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़ी? 4 अवस्थाएं पढ़ी। पहली पढ़ी संवेदिक गतिक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक है। दूसरी पढ़ी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से 7 वर्ष तक है। तीसरी हमने पढ़ी प्रत्यक्ष सक्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। चौथी अवस्था है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो 11+ है। 11+ अर्थात 11 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे औपचारिक शिक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। प्रारंभिक बाल्यकाल में संज्ञानात्मक विकास 2 से 6 वर्ष। जीन पियाजे कहते हैं कि प्रारंभिक बाल्यकाल सक्रियात्मक अवस्था में 2 से 6 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चे चिंतन अधिक तर्कपूर्ण हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे चिंतन और अधिक तर्कपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ इस अवस्था में कर देते हैं।
वे एक भाषी से बहुभाषी, द्विभाषी हो जाते हैं। उनका चिंतन की शैली बढ़ जाती है और बच्चे प्रेरणा के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। कौन सी अवस्था में? 2 से 6 वर्ष की अवस्था में। प्रारंभिक बाल्यकाल में 2 से 6 वर्ष में बच्चा पूर्व क्रियात्मक अवस्था द्वारा प्रगति करता है। बच्चे ने जो देखा उससे बच्चा विकास करता है। बच्चे को आगे क्या करना है, उसने क्या पढ़ा, कहानियां बनाना बच्चा प्रारंभ कर देता है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था की भी 2 उपावस्थाएं होती हैं। देखो बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा कि बालक प्रारंभिक बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष तक की आयु का होता है। इसमें बच्चे अधिक तर्कशील हो जाते हैं। तर्कशील अर्थात बच्चे को आधे घंटे या 15 से 20 मिनट तक बच्चा स्वयं अपनी तरह कार्य कर सकता है। जैसे ड्राइंग बुक ली, उसमें कलर भरा। अपने माता पिता से 15 से 20 मिनट तक टीवी देखने की भी जिद कर सकता है कि मुझे टीवी देखनी है, क्योंकि एक 2 से 4 वर्ष तक का बालक चिंतनशील अवस्था में आ जाता है। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए जीन पियाजे ने पूर्व क्रियात्मक अवस्था को की 2 उपावस्थाएं भी बताई हैं। प्रारंभिक बाल्यकाल को जीन पियाजे ने कितनी उपावस्थाओं में बांट दिया? 2 उपावस्थाओं में बांटा। एक तो प्रतीकात्मक क्रिया। कौन सी बच्चों? प्रतीकात्मक क्रिया। प्रतीकात्मक क्रिया 2 से 4 वर्ष, कितनी आयु के बच्चे बच्चों? 2 से 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे कौन सी अवस्था के अंदर है? प्रतीकात्मक। इसमें प्रतीकात्मक। इस अवस्था में बच्चे मानसिक प्रतिबिंब बनाना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात समझो, 2 से 4 वर्ष के बच्चे मानसिक प्रतिबिंब बनाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे हमने एक 2 से 4 वर्ष के बच्चे को कोई कहानी सुनाई, बच्चे ने उसको सुना, फिर हम उस बच्चे से पूछें बताओ हमने क्या सुनाया, तो बच्चा काल्पनिक रूप से जो उसने देखा भी नहीं है उसका वर्णन करना मन से प्रारंभ कर देता है। जैसे हमने एक कुत्ते की कहानी सुनाई, तो बच्चा बोलेगा, एक 2 से 4 वर्ष का, जब हम उससे पूछेंगे तो बच्चा बताएगा आज कुत्ता आया था, उसके संग में ऐसे खेला, मैंने ऐसे किया। मतलब मानसिक प्रतिबिंब कल्पनाओं के रूप में बनाना प्रारंभ कर देता है एक छोटा बच्चा। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से जिद भी कर सकता है कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, आप मुझे गलत बता रहे हैं। काल्पनिक। तो इस अवस्था में बच्चा मानसिक प्रतिबिंब बनाना प्रारंभ कर देता है, इसीलिए इसे प्रतीकात्मक क्रिया कहा गया है। दूसरी है अंत्य प्रज्ञा विचार 4 से 7 वर्ष। अंत्य प्रज्ञा विचार 4 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा अधिक स्मरणशील, तर्कशील हो जाता है। इसमें बच्चा किसी कहानी को पढ़कर अन्य कहानियां बना लेता है। यदि वो यात्रा कर रहा है और कई चीजें उस बच्चे ने देखी भी नहीं है और उसने सिर्फ सुना है, तो वो उसको अपने स्मरण शैली में बना लेता है। उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि उसने ये सब कहां से सीखा। ये कहां होता है? अंतःप्रज्ञा विचार में। इस अवस्था में बालक 1 घंटा टीवी देख सकता है, अपने मनपसंद कार्य में रुचि रख सकता है और बालक अपने बराबर की आयु के बच्चों के संग खेलना कूदना प्रारंभ कर देते हैं और बच्चे अपने बराबर के ही बच्चों से मित्रता प्रारंभ कर देते हैं। कौन सी आयु में? कौन सी उपावस्था में बच्चों? 4 से 7 वर्ष की उपावस्था में। अब देखिए हमने क्या पढ़ा? प्रारंभिक
अब तक क्या पढ़ा हमने? प्रारंभिक बाल्यकाल सक्रियात्मक अवस्था। इसमें हमने प्रारंभिक बाल्यकाल सक्रियात्मक अवस्था को दो भागों में बांटा। कौन कौन सी अवस्थाओं में बांटा बेटा? दो भागों में बांटा, प्रतीकात्मक अवस्था और अंत्यप्रज्ञा अवस्था। प्रतीकात्मक में बच्चा 2 से 4 वर्ष है और अंत्यप्रज्ञा में 4 से 7 वर्ष का बालक है। अब इसमें प्रारंभिक बाल्यकाल की अवस्था को पूर्ण हो जाने के बाद बालक मध्य बाल्यकाल सक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करता है। मध्य बाल्यकाल में बच्चे उत्सुकता से भरे होते हैं। इस अवस्था में बच्चे किससे भरे होते हैं? उत्सुकता से भरे हुए थे और नई नई चीजों को जानने के उनके अंदर कौतूहल रहता है, बहुत जिज्ञासु होते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, बालक प्रारंभ कर देते हैं। बालक अब इस अवस्था में क्यों, कब, कैसे विचार प्रारंभ कर देता है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और कहां हुआ। प्रारंभिक बाल्यकाल में जबकि बच्चा स्मरणशील है, तर्कशील है, लेकिन कब, क्यों, कहां जैसे तथ्य उसके मन में नहीं आते हैं। जबकि मध्यकाल में बच्चा कब, क्यों, कैसे, जैसे, कहां, तो शब्दों को प्रयोग करना सीख जाता है। बाल्यकाल में इंद्रियों व गोचर की कई विशेषताएं बतलाई गई है। बाल्यकाल में इंद्रियों और गोचर की कई विशेषता बताई गई हैं। जैसे पहली अवस्था, इसकी पहली विशेषता है तार्किक नियमों को समझना, अर्थात बालक इसमें नियमों को समझना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि जब उसके अंदर क्यों, कहां, कैसे की भावना आती है और उसको समझाया जाता है तो बच्चा क्यों, कब, कहां जैसे प्रश्नों से संतुष्ट होने लगता है और उसमें तार्किक नियमों की समझ प्रारंभ हो जाती है। दूसरी विशेषता है स्थानिक तर्क में सुधार। उसने मन में जो भी विचार बना लिए हैं, जो भी धारणाएं बना ली है, वे तार्किक नियमों को सुनते हुए या समझते हुए उसमें सुधार प्रारंभ कर देता है कि हाँ, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। कब? जब वो तार्किक नियमों को समझना प्रारंभ कर देता है। तीसरी विशेषता है तार्किक चिंतन। तीसरी विशेषता क्या है बच्चों? तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन, तार्किक नियमों को बालक ने समझा, तार्किक नियमों को समझने के बाद उसमें सुधार किया और सुधार करने के बाद बच्चा उस विषय के बारे में गहनता से सोचता है, अच्छा ये ऐसे यहां हुआ था। बच्चा समझ जाता है कि कहां पे किस प्रकार के भाव प्रकट करने हैं और इन सब को ध्यान में रखते हुए बालक अपना संपूर्ण विकास प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा तार्किक नियमों को समझा, उसमें सुधार हुआ और उसमें चिंतन शक्ति प्रारंभ हो जाती है। सामाजिक संवेगात्मक व्यक्तित्व का विकास। अब बच्चा जब तार्किक नियमों को समझता है, तर्क आ जाती है, उसमें स्मरण शक्ति प्रारंभ हो जाती है, तो बच्चे का व्यक्तित्व और सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे स्वयं जागरूक हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में बच्चे स्वयं जागरूक हो जाते हैं? मध्यकाल, मध्य बाल्यकाल अवस्था में बच्चे स्वयं जागरूक हो जाते हैं। वे सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेने लगते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। कौन सी अवस्था में सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेने लग जाते हैं बच्चे? मध्य बाल्यकाल में। उससे बच्चे का सामाजिक व्यक्तित्व विकास प्रारंभ हो जाता है। वे दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और अपने भावनाओं को सरलता से दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। वे दूसरे की भावनाओं, वे विचारों को अच्छी तरह समझते हैं, सामाजिक कुशलता बढ़ जाती है। बालक जब
मध्य बाल्यकाल से आगे बढ़ता है, उसके अंदर तार्किक चिंतन आता है, स्मरण शक्ति आती है और उसके बाद बच्चे का सामाजिक व्यक्तित्व विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों की भावनाओं को समझता है और स्वयं की भावनाओं को भी प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। जैसे एक बालक है, उसको अपनी कक्षा में बैठा हुआ है और किसी बात पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, लेकिन बालक जानता है अगर मैं यहाँ पे गुस्सा करूंगा तो मेरे गुस्से का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए गुस्सा या क्रोध करने का कोई तर्क नहीं है। बच्चा उस स्थिति को अपने आप समझ जाता है। एक उदाहरण और देखो, एक बच्चा है, किसी बात पे उसको अच्छा नहीं लगा, कोई बात उसको किसी अपने मित्र की अच्छी नहीं लगी और कक्षा में बैठा हुआ है, तो बालक गुस्सा थोड़ी करेगा, बालक देखेगा कि अभी सभी साथी बैठे हुए हैं तो वो प्रसन्न मुस्कुराने की एक्टिंग करेगा। वो ये प्रदर्शित नहीं करेगा कि मेरे अंदर गुस्सा है। बच्चा अपने संवेगों पे नियंत्रण करके मुस्कुराने की, शांत बैठने की क्रिया करेगा। इससे बच्चे का व्यक्तित्व विकास होता है। अर्थात बच्चा समझ चुका है कि यदि मैं गुस्सा करूंगा तो बात बिगड़ सकती है, बात टीचर तक जा सकती है, या हो सकता है कि मुझे डांट भी पड़ जाए। तो वो इस स्थिति को भांप लेता है और स्थिति को भांप के अपने अंदर नियंत्रण करना सीख गया बालक। जब बालक नियंत्रण करना सीख जाता है तो बालक का व्यक्तित्व विकास प्रारंभ हो जाता है। अब देखो बच्चों, मध्य बाल्यकाल में हमने बच्चे का व्यक्तित्व विकास पढ़ा। अब मध्यकाल में बच्चे गर्व व शर्म के संवेगों को समझने लगते हैं। बच्चे क्या करने लग जाते हैं? गर्व व शर्म के संवेगों को समझने लग जाते हैं। जैसे हमने किसी बालक की तारीफ कर दी तो बालक हंस के मुस्कुरा जाएगा, अर्थात वो समझ चुका है कि यहां पे मेरी तारीफ हो रही है। और यदि किसी बालक की हमने किसकी गलत गतिविधि पे उसका विरोध कर दिया तो बालक शर्म के मारे सर को नीचे कर लेगा, अर्थात बालक समझ चुका है कि मैंने जो कहा या मैंने जो अपने विचार प्रकट किए वो गलत है, और बालक उस विचार के लिए शर्म महसूस कर रहा है। अब शर्म महसूस कर रहा है तो बालक क्या करे? तो वो शर्म के मारे अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। बालक के अंदर शर्म, गर्व दोनों संवेग प्रारंभ हो चुके हैं। बालक समझ चुका है कि बालक को कब शर्माना चाहिए और कब उसको अपने आप पे गर्व महसूस होना चाहिए। मध्यकाल में लिंग, इस माध्यम में, इस बाल्यकाल में लिंग परिवर्तन देखा जाता है। मध्यकाल में क्या देखा जाता है बच्चों? लिंग परिवर्तन देखा जाता है। लिंग परिवर्तन कैसे? बालिकाएं बालिकाओं की ओर अधिक झुकाव रखती है इस अवस्था में, और बालक अपने ही बराबर के साथी के प्रति आकर्षित होते हैं। लड़कियां तो परस्पर और पारिवारिक संबंधों को अधिक महत्व देती हैं, अर्थात जो बालिकाएं होती है मध्य बाल्यकाल की, उनको पारिवारिक मतलब अपने ही परिवार में रहना और अपनी ही सहेलियों से परस्पर मित्रता करना अच्छा लगता है, जबकि लड़के सामाजिक प्रतिष्ठा पे बल देते हैं। लड़कियां तो पारिवारिक और परस्पर महत्व देती है, जबकि लड़के किस पे बल देते हैं बेटा? सामाजिक प्रतिष्ठा पे। सामाजिक प्रतिष्ठा अर्थात हमारे समाज में छोटी मोटी गतिविधि हुई उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं, वो दिखाते हैं कि अब मैं बड़ा हो चुका हूं।
और बड़ा होने के साथ मैं इस कार्य को करने में पूर्ण हूं, सक्षम हूं, और अब मैं मध्य बाल्यकाल का बालक हो चुका हूं क्योंकि मेरा व्यक्तित्व विकास हो चुका है। इसलिए लड़के सामाजिक प्रतिष्ठा पर अधिक बल देते हैं, जबकि लड़कियां पारिवारिक और परस्पर अधिक महत्व देती हैं मध्य बाल्यकाल में। जब बालक और बालिकाओं में लिंग का परिवर्तन हो जाता है, बालिकाओं के प्रति आकर्षित होने लग जाती हैं और बालक जो है समाज की तरफ उनका झुकाव बढ़ जाता है। लड़कियां घर में अपने मां के साथ खाना बनाना, छोटी मोटी गतिविधियों में शामिल हो जाती हैं, जबकि लड़के अपने ही मित्रों के साथ तेज गति से खेलना, घूमना और सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना प्रारंभ कर देते हैं। इससे उनका क्या होता है? सामाजिकरण। इससे क्या होता है? उनका बच्चों का सामाजिकरण। सामाजिकरण मानक मूल्य और विश्वास जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। समाज में किस किस को महत्व दिया जाता है? मानक मूल्य और विश्वास जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है, प्राप्त करने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहते हैं। समझ गए बच्चों? इसमें सामाजिकरण में मानक मूल्य और विश्वास जिन्हें समाज में अधिक महत्व दिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? सामाजिकरण कहते हैं। कई शोध किए गए जिसमें पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर पड़ता है। अब सामाजिकरण का प्रभाव भी बच्चों पे पड़ता है। कैसे पड़ता है? इसके 4 तरीके बताए गए हैं। बच्चे का मानक मूल्य और विश्वास पर अधिक महत्व दिया जाता है, जिसे सामाजिकरण कहते हैं। और इस पे कई शोध किए गए। किस पे? सामाजिकरण पे कई शोध किए गए और इन शोधों को 4 भागों में बांटा गया। पहला, अधिकारपूर्ण तरीका। पहला कौन सा तरीका है बेटा? अधिकारपूर्ण तरीका। दूसरा है अनुज्ञात्मक तरीका। कौन सा है? अनुज्ञात्मक तरीका। तीसरा अधिकारिक तरीका और चौथा है उपेक्षापूर्ण या असंलग्न तरीका। बच्चे के पालन पोषण के 4 तरीके बताए गए हैं। कितने तरीके बताए गए हैं बच्चों? 4 तरीके बताए गए हैं। पहला है अधिकारपूर्ण तरीका, दूसरा है अनुज्ञात्मक तरीका, तीसरा है अधिकारिक तरीका और चौथा है उपेक्षापूर्ण या असंलग्न तरीका। अब अधिकारपूर्ण तरीका क्या होता है? इसमें माता पिता बच्चे का पालन पोषण किस तरीके से करते हैं। देखो बच्चों, अधिकारपूर्ण तरीके में मांग करना, नियंत्रण करना और गहन पालन करना, ये गतिविधियां शामिल होती हैं। इसमें माता पिता अपने बच्चों से कुछ मांग करते हैं। मांग अर्थात बेटा ऐसे मत करना, ये गलत है। उन पर नियंत्रण करते हैं। अधिकारपूर्ण तरीके में बच्चों से कुछ मांग करते हैं, उन पर नियंत्रण करते हैं और गहन पालन करना और उनका बहुत ही अच्छी तरीके से पालन करते हैं माता पिता। ये कौन सा तरीका हुआ बेटा? अधिकारपूर्ण तरीका। दूसरा तरीका है अनुज्ञात्मक तरीका, बिना किसी मांग के पालन करना। ठीक है बेटा, हर माता पिता अपने बच्चे को पालन करते समय सब चीज का, सामाजिक गतिविधियों का बारे में उनको विस्तार से बताते रहते हैं, लेकिन उनकी अपने बच्चों से ज्यादा मांगे नहीं होती कि ठीक है जो बच्चा करेगा वो सही है। कौन से वाले तरीके में? अनुज्ञात्मक तरीके में। तीसरा तरीका है अधिकारिक तरीका। इसमें माता पिता अनुशासन के कारण बताते हैं। देखो बेटा, आधिकारिक तरीके में माता पिता अपने बच्चे को अनुशासन के कारण बताते हैं कि यदि हम समाज में
अच्छा व्यक्तित्व विकास करना है तो हमें समाज की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और समाज के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करना चाहिए। इस तरह की तरीके बालक को समझाए जाते हैं। कौन से वाले में? अधिकारिक तरीके में। चौथा है उपेक्षापूर्ण या असंलग्न तरीका, कम नियंत्रण और कम वार्तालाप। इस वाले तरीके में अधिकांश माता पिता अपने बच्चों पे कम नियंत्रण रखते हैं और कम वार्तालाप करते हैं। बच्चा इसमें स्वतंत्र रूप से पलता बढ़ता है। माता पिता के सामाजिक, आर्थिक स्थिति और कुल परंपरा बच्चों के विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर डालते हैं। सामाजिकरण में बच्चों के व्यक्तित्व पर उनके माता पिता के सामाजिक, आर्थिक और कुल परंपरा बच्चों के विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। माता पिता के अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं जो बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं, जैसे बच्चे का मित्र हुए, बच्चे का विद्यालय, बच्चे का आसपास का वातावरण, उनका वंश, उनकी कुल परंपरा और बच्चा किन मित्रों के साथ, कैसे बच्चों के साथ मित्रता करता है, ये सब उसके व्यक्तित्व के ऊपर असर डालते हैं। माता पिता एक बच्चे को सामाजिक, आर्थिक और कुल परंपरा के अनुसार बच्चे का अच्छे से व्यक्तित्व विकास करना चाहते हैं। बच्चा इन चीजों को अच्छे से गहनता से समझना भी प्रारंभ कर देता है। बच्चा अपने कहे गए कार्यों पर या अपने माता पिता द्वारा कहे गए कार्यों पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। उससे बच्चे का व्यक्तित्व विकास होता है। देखो बच्चों, आज हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले जाना कि जीन पियाजे ने बाल्यकाल को 4 भागों में बांटा। पहली थी संवेदी गतिक अवस्था, दूसरी थी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी प्रत्यक्ष सक्रियात्मक अवस्था, चौथी थी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसके साथ हमने जाना कि संवेदी गतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक का काल चक्र है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। प्रत्यक्ष सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से अधिक उम्र के बच्चों की क्रिया है। उसके बारे में हमने बालक के प्रारंभिक बाल्यकाल को जाना। उसके अंदर हमने प्रारंभिक बाल्यकाल की अवस्थाएं, क्योंकि निरंतर चलने वाली गतिविधि है, उसको हमने 2 अवस्थाओं में बांटा। पहली थी प्रतीकात्मक क्रिया, जो कि 2 से 4 वर्ष के बालकों में पाई जाती है। दूसरी थी अंतः क्रिया विचार, जो कि 4 से 7 वर्ष के बालक के कालचक्र के होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि मध्य बाल्यकाल में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन से तर्क आते हैं। पहला हमने जाना तार्किक नियमों को समझना, तार्किक नियमों को समझना, स्थानिक तर्क में सुधार, तीसरा तार्किक चिंतन। इन तीनों का जब बच्चा इन तीनों अवस्थाओं से गुजर जाता है तो उसका क्या हो जाता है? व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चे का व्यक्तित्व विकास हो जाता है तो बच्चा सामाजिकरण पे आ जाता है। सामाजिकरण बच्चों के अंदर मध्यकाल की अवस्था में पाया जाता है। मध्यकाल में व्यक्तित्व विकास पर किन किन का असर पड़ता है, कौन कौन से तरीकों का असर पड़ता है, किसका बच्चे पे प्रभाव पड़ता है,
माता पिता के पालन पोषण का व्यक्ति के कौन से तरीके का प्रभावपूर्ण होता है, इसके बारे में हमने जाना कि बालक के पालन पोषण के 4 तरीके हैं। पहला था हमारा अधिकारपूर्ण तरीका, दूसरा था अनुज्ञात्मक तरीका, तीसरा आधिकारिक तरीका और चौथा था उपेक्षापूर्ण या असंज्ञ तरीका। इन चारों तरीकों को हमने पढ़ा और हमने जाना कि इन चारों तरीकों पर माता पिता का, उसके आर्थिक स्थिति का, उसका सामाजिक स्थिति का और उसकी कुल परंपरा का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर माता पिता के साथ अपने मित्रों का, अपने विद्यालय का और अपने आसपास का भी प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों, आज हमने बाल्यकाल भाग 1 और भाग 2 का विस्तार से अध्ययन किया। पूर्व में हमने जाना कि बाल्यकाल की 4 उपावस्थाएं हैं: शैशव काल, प्रारंभिक बाल्यकाल, मध्य बाल्यकाल और किशोरावस्था। उसके बाद हमने जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं को बारे में जाना। जीन पियाजे की प्रारंभिक बाल्यकाल को भी 2 भागों में बांटा गया: प्रतीकात्मक और अंत्यक्रिया, उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। मध्यकाल में बच्चों का व्यक्तित्व विकास होता है। उस व्यक्तित्व विकास पर बालक के पालन पोषण का प्रभाव पड़ता है। उस पालन पोषण के 4 तरीके या 4 विशेषताएं बताई गई, हमने उस पर विस्तार से पढ़ा और हमने यह जाना कि एक बालक के बाल्यकाल पर माता पिता की सामाजिक आर्थिक परंपरा का प्रभाव पड़ता है। हम इस अध्याय में बालक के मध्यकाल तक की अवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हमने बालक के जन्म लेने से उसके विद्यालय जाने तक, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने तक, उसका लिंग परिवर्तन में लड़कियों का पारिवारिक और लड़कों का सामाजिक और प्रबल होने पर किस चीज का असर पड़ता है, किस चीज का प्रभाव बालक बालिका पे पड़ता है, इसके बारे में विस्तार से हमने जानकारी ली। अब प्यारे बच्चों, बाल्यकाल अध्याय आज यहीं पे समाप्त हो गया है। इसी के साथ मैं आपसे अगले भाग किशोरावस्था में मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।